नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे तीरथ कैबिनेट की। आज तीरथ कैबिनेट की एक बैठक होगी शाम को 5 बजे के करीब सचिवालय में ये बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के समक्ष कई प्रस्तावों को लाया जाएगा, जिसमें सबसे अहम जो जानकारी है, प्राथमिक स्कूलों को खोले जाने को लेकर कोई फैसला कैबिनेट में लिया जा सकता है। कोरोना के चलते भविष्य की रणनीति पर मंथन कैबिनेट कर सकता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के कई अहम फैसले जो कैबिनेट के समक्ष रखेंगे जाएंगे और संभवतः उनमें से कई मुद्दों पर कैबिनेट की सहमति हो सकती है। कैबिनेट अपनी मुहर अलग अलग मुद्दों पर लगा सकती है। तो शाम को 5 बजे ये बैठक शुरू होगी। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते केस और हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ के बीच तीरथ कैबिनेट की यह बैठक शाम को 5 बजे होगी। 5 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा कैबिनेट कर सकती है और इस प्राथमिक स्कूलों को खोलने को लेकर भविष्य में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, इस पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और कई अलग अलग विभागों की ओर से भी कई सारे प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे और संभव तौर पर चर्चा होने के बाद कईयों पर आज मुहर लग सकती है। शाम को 5 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा होनी है। अलग अलग विभागों के जो मामले हैं उनको कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और संभवतः कैबिनेट में आज उन पर चर्चा हो सकती है और कई मुद्दों पर कैबिनेट अपनी मुहर भी लगा सकती है। इस वक्त उत्तराखंड में महाकुंभ चल रहा है और एक कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इस वक्त फहीम तन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर देहरादून से, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। फहीम, 5 बजे के करीब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे जिस पर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है? फहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो शाम को 5 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और कैबिनेट में जैसे जानकारी मिल रही है कि कई मुद्दों को, जो अलग अलग विभागों के मामले हैं, उनको कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और कैबिनेट में उस पर चर्चा होगी और कई मुद्दों पर आज कैबिनेट अपनी मुहर भी लगा सकती है। फहीम तन्हा एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, 5 बजे जो बैठक होनी है कैबिनेट की, उस पर विशेष तौर पर किन मुद्दों पर आज कैबिनेट का फोकस रह सकता है? शाम को 5 बजे बैठक होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के जिस तरीके से मामले लगातार देश भर में बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय पूरे देश में है और उत्तराखंड सरकार भी इस मामले को लेकर जरूर चिंतित होगी, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और हालांकि महाकुंभ के दौरान जो भी लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, सभी को कोविड के निगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना होगा। 72 घंटे पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए और लेकिन फिर भी अपनी तरफ से राज्य सरकार की कोशिश जरूर होगी कि उत्तराखंड के अंदर जो मेला क्षेत्र से बाहर की हम बात करें, कैसे कोविड के केसेस को उत्तराखंड में बढ़ने से रोका जाए और अगर संख्या बढ़ती है, अगर केसेस ज़्यादा की संख्या में आते हैं तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, उसकी व्यवस्था कैसी हो, उस पर चर्चा हो सकती है। प्राथमिक स्कूलों को लेकर भी यहाँ कुछ फैसला हो सकता है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नाइट कर्फ्यू लगाने के संकेत दिए हैं। राज्य में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा संकेत उन्होंने दिया है। और संभवतः, जैसा आपसे थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें संभवतः नाइट कर्फ्यू या फिर कुछ सख्ती को लेकर भी कैबिनेट में बात हो सकती है। उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है उनके साथ मुख्यमंत्री कुछ बात कर सकते हैं। इसमें जो पूरी तरह अपने नीचे तक आ गया था, आज फिर पुनः अपना रूप ले रहा है। मैंने पहले काम तो किया कि जो 12-13 स्टेट हैं और जहां तेज़ी से कर्फ्यू बढ़ा है उन पे हमने रोक लगाई है। बॉर्डर पे बिना नेगेटिव को वो हमारे प्रदेश में नहीं घुस पाएंगे, ऐसा तय किया है। साथ में स्थिति ये ना है कि लॉकडाउन की हमारे प्रदेश में है। हम रिकवरी रेट बहुत हमारा बढ़ रहा है, 94% लगभग है। पॉजिटिव जरूर है लेकिन आपका रिकवरी रेट सबसे अच्छा बढ़िया है। और भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो वैक्सीन बड़े पैमाने पे मिला है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। नीचे तक 45 वर्ष से ऊपर तक लगाने का पूरी तरह 100% पालन कर रहे हैं। तो ये संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं क्योंकि ये इसलिए भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इसको लेकर सोच रहे होंगे क्योंकि देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। इसलिए इस बात की गुंजाइश बढ़ जाती है कि उत्तराखंड में भी सरकार नाइट कर्फ्यू कुछ शहरों में इंप्लीमेंट करे जहां पर ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तो इस वक्त फ़हीम तन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं इस मामले पर। फ़हीम, कैबिनेट की बैठक होनी है, पहली बात। दूसरी बात कि जो सीएम साहब ने संकेत दिए हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, ये थोड़ी ऑथेंटिक इसलिए भी लग रहा है क्योंकि देश के कई शहरों ने बढ़ते केसेस को देखते हुए नाइट कर्फ्यू इंप्लीमेंट कर दिया है। तो ये भी माना जा सकता है कि आज जब बैठक होगी कैबिनेट की उसमें कोविड का मुद्दा सबसे ज़्यादा छाया रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम मुद्दा है सरकार के सामने और कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को लेकर के आज फैसला लिया जाना है कि आखिरकार कोरोना के नियंत्रण को लेकर के सरकार क्या कदम उठाए, क्योंकि सरकार के सामने ये एक कश्मकश भरी चुनौती है कि आखिरकार क्या फैसला लिया जाए। नाइट कर्फ्यू लेना इतना आसान नहीं है जो सीधे तौर पर ले लिया जाए। इसलिए कैबिनेट में मंत्रिमंडल के बीच में चर्चा होगी, सारे पहलुओं को लेकर बात होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने प्राथमिक तौर पर नाइट कर्फ्यू और दूसरे विकल्पों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग और दूसरे अधिकारियों के साथ मंथन कर लिया है। उनकी सरकार के अंदर भी मंथन हो रहा है, लेकिन औपचारिक तौर पर कैबिनेट में इसके सारे पहलुओं पर बात होगी और नाइट कर्फ्यू की बहुत हद तक संभावना है। और इसमें हो सकता है कि पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू ना लगे, लेकिन मुख्य तौर पर देहरादून में सबसे ज्यादा केसेस पर डे के हिसाब से आ रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं तो 500-550 केसेस पॉजिटिव वो देहरादून में ही आ रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से। उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर हरिद्वार है, उसमें बड़ी तादाद में है। और उसके बाद फिर उधम सिंह और नैनीताल, ये बड़े जिले हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो लिहाजा सरकार के सामने ये एक चुनौती है, क्योंकि अभी सीजन, गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, टूरिज्म बढ़ता है, वो भी है, चार धाम यात्रा की तैयारी है वो भी चल रही है, उधर हरिद्वार महाकुंभ चल रहा है। तो ऐसे में क्या असर पड़ेगा नाइट कर्फ्यू को लेकर के, उस पर भी अध्ययन सरकार ने कराया है। तो बहुत हद तक आज संभावना है कि नाइट कर्फ्यू उसमें ये जरूर हो सकता है कि रात को यानी ड्यूरेशन जो है नाइट की वो भले ही कम हो जाए, लेकिन 5-7 घंटे का एक बिल्कुल जीरो पिन पॉइंट साइलेंट के तौर पर सरकार कर सकती है। देहरादून और हरिद्वार में किस तरीके से होगा ये चुनौती रहेगी, लेकिन इसको बहुत गंभीरता के साथ सरकार मंथन कर रही है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद सुबह इस बात के संकेत दिए हैं कि नाइट कर्फ्यू को लेकर के आज कैबिनेट में फैसला होगा। तो आम राय बनाने के बाद, आम सहमति सरकार में बनने के बाद इस पर फैसला होगा। चलिए फ़हीम, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो फिलहाल 5 बजे जो कैबिनेट की बैठक है उसका इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरीके से फ़हीम बता रहे हैं कि संभव है कि कुछ एक शहरों में, 3-4 शहर का उन्होंने नाम लिया है, मसलन देहरादून हो गया या फिर नैनीताल, हरिद्वार, यहाँ पर कुछ सख्ती बरती जा सकती है। वहीं पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मेला भवन में पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है।
सीएम ने इस दौरान खोया पाया ऐप को भी लॉन्च किया है। SMJNPG कॉलेज के नवनिर्मित ब्लॉक का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। अखंड पाराधाम के संतों के उपवेशन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। डीजीपी अशोक कुमार समेत कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल इस दौरान मौजूद रहे। तो कुंभ के मद्देनजर कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है, कई सारी चीज़ों का लोकार्पण उद्घाटन किया है और आज देर शाम तक उनके कई सारे कार्यक्रम हरिद्वार में हैं। इसमें एक कॉलेज के नवनिर्मित ब्लॉक का उन्होंने उद्घाटन किया है। पाया आप, क्योंकि जहां भीड़ ज़्यादा होती है वहां पर अमन कुंभ को लेकर ही कहा जाता है। कुंभ में कई सारे लोग अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं या मिल नहीं पाते हैं, तो उसको लेकर एक खोया पाया ऐप बनाया गया है। उसके जरिए लोग एक दूसरे अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, हालांकि इस ऐप को थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसमें किस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम को भी यहाँ पर चाक चौबंद किया गया है। तो इस वक्त सुमित सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। सुमित, कितने बजे तक मुख्यमंत्री आज हरिद्वार में रहेंगे? अब तक उनका क्या कुछ कार्यक्रम हो चुका है और आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम है हरिद्वार में? सिंह रावत आज हरिद्वार के दौरे पर है। उन्होंने हरिद्वार में 11 बजे पहुंच सर्वप्रथम यहाँ पर जो पुलिस का मेला कंट्रोल भवन है, यहाँ पर पहुंचकर यहाँ पर जो एक अत्याधुनिक पुलिस बैरिक बना हुआ था उसका निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने सियाटन में जो पुलिस सर्विस कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन किया, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ के चलते तमाम जो ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है तो महाकुंभ के चलते तमाम जो ट्रैफिक कंट्रोल है और तमाम जो व्यवस्था है पूरे मेला क्षेत्र में जहां भी कोई घटनाक्रम हो या कुछ भी हो तो यहाँ इस कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल हो जाएगी। अगर कोई यहाँ पर मास्क नहीं भी पहन रहा है तो वो भी कंट्रोल, उन लोगों को भी वहीं से चिन्हित किया जा रहा है और वहीं से पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो आने वाले वाहन है, वाहनों को भी जो डायवर्सन करना है या जो वाहनों की काउंटिंग से लेकर तमाम जो पब्लिक है, पब्लिक की भी काउंटिंग की तक सब उसी सर्विस जो आज इसका उद्घाटन किया है उसी के जरिए होगा, क्योंकि ये अत्याधुनिक तौर पर और एडवांस टेक्नोलॉजी का है। इससे महाकुंभ में एक अलग ही अपनी भूमिका निभाएगा। अब उसके बाद उसके उद्घाटन के बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यहाँ पर एक खोया पाया एक पुलिस का ऐप था उसको भी लॉन्च किया है। उसके बाद 2 गाने जो कुंभ को लेकर थे उनको भी लॉन्च किया गया है। उसके बाद संतों के एक प्रोग्राम में वो निकल चुके हैं यहाँ से, संतों के एक प्रोग्राम में उसमें शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद वहां से 1:30 बजे उनका प्रोग्राम है SMJN डिग्री कॉलेज में एक ब्लॉक बना है, भवन बनाया गया है, उसका भी लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वहां से वो देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए बढ़ते आगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों में राज्य सरकार जुट गई है। चारधाम की यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो सरकार के लिए भी एक चुनौती होती है कि कैसे यात्रियों की जो सुविधाएं हैं उसका पूरी व्यवस्था की जाए। 14 मई को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। 17 मई को बाबा केदार और 18 मई को बद्रीनाथ धाम के द्वार खुलेंगे। उसको लेकर राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि जो राज्य के संबंधित मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने कहा है कि जो भी यात्री, क्योंकि ये कोरोना के काल में इस बार यात्राएं होंगी, कपाट खुलेंगे, तो जो भी भक्त आएंगे, जो भी यात्री आएंगे, उनको कोविड के नियमों का पालन करना होगा। राज्य में प्रवेश करने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। चारधाम के अंदर कैरिंग कैपेसिटी जिस जगह की है उसको देखते हुए निश्चित रूप में कैरिंग कैपेसिटी के अनुकूल ही हम यात्रा को चलाएंगे और इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का लगाना अनिवार्य होगा। और जिस प्रकार से पहले भी यात्रा हमारी चली थी उसी प्रकार की यात्रा हमारी आगे चलेगी। सर, किस तरीके से लग रहा है सर? अगर अभी उत्तराखंड के लिए तो अच्छे संकेत हैं कि यात्रियों ने पहले बुकिंग कर दी, अगर कोविड ज़्यादा बढ़ा तो कुछ एक प्रभाव पड़ सकता है? कोविड को कंटेन करेंगे, हम कोविड को बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से सेग्रीगेशन हो रहा है, जिस तरह से सैनिटाइजेशन की बात की जा रही है,
मास्क लगाने की बात की जा रही है, उन सब का ध्यान रखते हुए इसको कंटेन किया जाएगा और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन हम लोग करेंगे और जो भी केंद्र सरकार के जो भी निर्देश हैं उनका पालन होगा। तो चार धाम की यात्रा जो शुरू होने वाली है 14 मई से, उसको लेकर राज्य सरकार ने कमर कस ली है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फ़हीम तन्हा इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं देहरादून से। फ़हीम, एक बड़ा चैलेंज राज्य सरकार के लिए होता है कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, जो यात्री हैं, वो चार धाम की यात्रा में आते हैं। राज्य सरकार के लिए एक अपना चेहरा भी एक तरीके से कहें चमकाने का एक अच्छा खासा अवसर होता है, लेकिन क्योंकि हम कोरोना के काल में इस वक्त चल रहे, एक पेंडेमिक है दुनिया में, तो आखिरकार इस दौर में कैसी तैयारी हो रही है जिसको लेकर जो लोग आए उनको कोई दिक्कत ना हो, वो बेफिक्र होकर आए और बेफिक्र होकर चार धाम की यात्रा करें, दर्शन करें, फिर अपने घर लौटें? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर अध्यात्म और धार्मिक यात्राओं के अलावा पर्यटन का भी एक बड़ा व्यवसाय है, व्यवसाय के तौर पर देखते हैं। और यानी पर्यटन और धर्म दोनों का ही बहुत आवागमन दोनों तरीके से पर्यटक को रहता है। और जब गर्मियां शुरू होती हैं तो इसमें दोनों ही लोड रहता है, दोनों ही तरीके के श्रद्धालु पहुंचते हैं, दोनों ही तरह के पर्यटक पहुंचते हैं। अब और लगता है संपर्क टूट गया है, तो फिलहाल आपको बता दें कि 14 मई से ये यात्रा शुरू होनी है और उसको लेकर पूरी तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। सतपाल महाराज ने कहा है कि इस दौरान जो भी यात्री आएंगे उनको कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड आप आ सकते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में हवन किया गया और सीएम तीरथ सिंह रावत ने बच्चों के बीच जाकर अपने आज के दिन की शुरुआत की है। आश्रम के बच्चों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जन्मदिन है, उन्होंने बच्चों के बीच जाकर आज अपना जन्मदिन मनाया है। इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है और कई जगहों पर हवन भी किया गया। ओम सर्वबंधु चरिता सभिधाता भावानि भेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसाना स्तुतिये धामन्यधैर्वा जातानि परितापभूवा यत्कामास्ते जुहुवसन्तो वसुभयं श्यामभद्रो। पौड़ी में जंगलों में लगी आग की वजह से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। वन संपदा पूरी तरीके से जल चुकी है। आग के कारण पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। पौड़ी शहर के आसपास के जंगलों में लगातार आग लगने की वजह से जहां वन संपदा जलकर राख हो रही है, वहीं इसका सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण के साथ साथ लोगों की आंखों पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल में लगातार आंखों से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नेत्र चिकित्सक शशांक ने बताया कि बीते कुछ दिनों में लोगों में आंखों से संबंधित जो दिक्कत है, उनके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही जो लोग पहले से आंखों की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें इस धुएं से अपनी आंखों को बचाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी आंखों पर और खराब असर पड़ेगा। ऐसा है कि अगर हम चश्मा लगा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। वैसे तो हमें जनरली नहीं लगाना चाहिए, जैसे धुआं हो रहा है इसे अवॉइड ही करना चाहिए। बट अगर चश्मा लगा सकें हम दिन में, जैसे बाहर आ रहे हैं, तो चश्मे से बेटर रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा कम प्रॉब्लम्स हो रहा है तो हम थोड़ा टेपेड स्पॉन्जिंग करने के लिए बोलते हैं पेशेंट्स को, ताकि थोड़ा इरिटेशन कम हो। और अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपने जो भी आई कंसल्टेंट हैं उन्हें आप कंसल्ट करिए और आगे ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसा तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।